हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस वीडियो में 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहीं से आप डेली के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और मेरा क्वेश्चन ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि स्मार्टफ़ोन बनाती है, जिसका नाम है सैमसंग। तो सैमसंग की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी? तो दरअसल इस कंपनी की स्थापना 1969 में करी गई थी और ये कंपनी साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है हुआन डक सो। हुआन डक सो। ठीक है? अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। न्यूज़ सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक बहुत ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी नहीं है जिनको प्यूमा इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। इससे पहले प्यूमा इंडिया एमसी मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बना चुकी है और इसके अलावा युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर है प्यूमा इंडिया के। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे फ़िल्म स्टार्स को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जैसे कि अनुष्का शर्मा भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हैं। तो प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर अब आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शमी अभी हाल-फिलहाल में पिछले सप्ताह में ही बने हैं। प्यूमा एक जर्मन कंपनी है जिसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। वैसे प्यूमा के आज तक के सबसे हाईएस्ट पेइंग ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट रहे हैं। और प्यूमा के सीईओ कौन है? तो इनका नाम है जॉर्न गुल्दन। ऐसे लिखेंगे, जॉर्न गुल्दन। बी साइलेंट रहता है इनके नाम में, गुल्दन। भारतीय नौसेना के द्वारा मिलन 2024 नेवल एक्सरसाइज कौन सी जगह पर कंडक्ट करी जाएगी? तो मिलन जो एक्सरसाइज है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और हर बार ये काफी बड़ी एक्सरसाइज होती है। तो इस बार भारतीय नौसेना इसको कंडक्ट कर रही है अपनी सबसे बड़ी ईस्टर्न नेवल कमांड में, जिसको विशाखापत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापत्तनम, जिसको विजाक के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को क्या बोलते हैं? विजाक भी बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, इंडियन नेवी की जितनी भी कमांड्स हैं उनमें से सबसे बड़ी कमांड है ईस्टर्न नेवल कमांड, ये विशाखापत्तनम वाली। और इस बार 2024 की मिलन एक्सरसाइज जो होगी ये 19 फरवरी से शुरू होने जा रही है और ये 27 फरवरी तक चलेगी। और इसको विशाखापत्तनम के आरके बीच से शुरू किया जाएगा। आरके बीच, वहां पर पहले परेड होगी, फिर यहीं से यह एक्सरसाइज संपन्न करी जाएगी। इस एक्सरसाइज की शुरुआत पहली बार 1995 में हुई थी। 1995 से एक्सरसाइज हर साल होती चली आ रही है और इस बार इसमें सबसे ज्यादा देश हिस्सा लेने जा रहे हैं। 50 से ज्यादा देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे इस बार के मिलन 2024 में। पिछली बार करीब करीब 32 कंट्रीज ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। आरबीआई के द्वारा एक सब ऑफिस की स्थापना कौन से राज्य में करी गई है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक उप कार्यालय जिसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर के अंदर। कहाँ पर? ईटानगर में। और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ये हैं डॉक्टर मिशेल देबबत्र। क्या नाम है? डॉक्टर मिशेल देबबत्र। इनका नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह एक नया सब ऑफिस खोला गया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो नया सब ऑफिस खोला गया है, ये क्यों खोला गया है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट चलाया जाएगा और साथ में सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये कस्टमर एजुकेशन सेल भी यहाँ पर चलाएंगे। कस्टमर एजुकेशन सेल का मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कैंपेन चलाए जाएंगे और वहां पर जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं उनको एजुकेशन देगी आरबीआई। मतलब वहाँ के लोगों को बैंकिंग के बारे में अवेयर करेंगे, साथ में करेंसी के बारे में नॉलेज देंगे कि आप असली नोट को पहचानना सीखिए, क्या-क्या बारीकियाँ होती हैं नोट में। इसके अलावा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल मनी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, तो किस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ों को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी के तहत रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नया सब ऑफिस वहाँ पर खोला है। आरबीआई की स्थापना भारत में 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। आपको पता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब स्थापित किया गया था 1935 में, तब ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक था। मतलब इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे प्राइवेट थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, तब 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ।
तब ये जाकर नेशनलाइज हुआ। इस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ध्यान रखिएगा, साल 2023 के शुरुआत में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल भी दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही, करीब 10 दिन पहले ही या 1 सप्ताह पहले की ही न्यूज़ है। शक्तिकांत दास, ये मैंने आपको बताया भी था करंट अफेयर में कि इनको ही अभी हाल ही में फेडरल सेंट्रल बैंक गवर्नर का भी टाइटल दिया गया है ए प्लस कैटेगरी में। मतलब दुनिया के सबसे बेहतर सेंट्रल बैंक गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास का नाम आया है। ये कौन-सी मीटिंग है जो कि भारत-फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी की मीटिंग है, जिसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया हाल ही में। तो भारत और फ्रांस के बीच में मिलिट्री सब कमेटी की ये जो मीटिंग है, इस बार इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और ये 2 दिवसीय मीटिंग थी, 16 से लेकर 17 अक्टूबर तक आयोजित करी गई थी। वैसे तो इस पूरी मीटिंग को लीड किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, लेकिन भारत की तरफ से को चेयर किया गया एयर वाइस मार्शल आशीष वोहरा के द्वारा। कौन है? आशीष वोहरा, जिन्होंने इसको को चेयर किया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हें उतनी डिटेल नॉलेज नहीं है डिफेंस की जितनी की एयर वाइस मार्शल को है। तो एक तरीके से को चेयर आशीष वोहरा ने किया है और चेयर किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। फ्रांस की तरफ से जो इनके मेजर जनरल आए थे, इनका नाम है एरिक पेल्टियर। क्या नाम है? एरिक पेल्टियर। और यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में भारत और फ्रांस की मिलिट्री को लेकर कई सारे कोऑर्डिनेशंस को लेकर पैक्ट साइन किए गए हैं। फ्रांस में इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। वैसे भी भारत और फ्रांस के बीच में जो व्यापारिक समझौते हैं, उनको एक नई पंख मिली थी जब भारत ने फ्रांस से फाइटर जेट्स खरीदे थे। ये कौन से फाइटर जेट हैं? क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? आई थिंक भारत के बच्चे-बच्चे को पता है अभी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये कौन सा बैंक है जिसको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि ये सोनाटा फाइनेंस के साथ अपना मर्जर कर सकते हैं? तो ये जो बैंक है ये है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का मर्जर अब सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ होने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने कस्टमर्स को जो फाइनेंस की फैसिलिटी होगी वो सोनाटा फाइनेंस से देंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कोटक महिंद्रा बैंक से कार लेने जा रहे हो, ठीक है? तो आप लोन कराते हो तो ये सोनाटा फाइनेंस से आपको इश्यू करा देंगे। आप होम लोन लेने जा रहे हो तो भी ये सोनाटा फाइनेंस से इश्यू करा देंगे। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत पुराना बैंक तो नहीं है। इसकी स्थापना साल 2003 में करी गई थी। माफ़ी चाहता हूँ, 1985 में करी गई थी इसकी स्थापना। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ हैं उदय कोटक इस टाइम पर। अभी इसके सीईओ उदय कोटक। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और यस बैंक, जिसकी स्थापना साल 2004 में करी गई, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। सोना सोनाटा फाइनेंस की अगर बात करें तो इस कंपनी के पास जो एसेट्स हैं, ये इस टाइम पर 1903 करोड़ की एसेट है, ठीक है? और इसके अलावा अभी तक ये 9 लाख लोगों को सर्व कर चुके हैं अपनी फैसिलिटी। तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक नया एक्सपीरियंस जुड़ने जा रहा है इस कंपनी का। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन होंगे। तो ये करीब पहले आज से 1.5 से 2 साल पहले तक ऐसा होता था कि जब किसी बैंक के एमडी या सीईओ रिटायर होते थे, तब जाकर नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किए जाते थे। बट पिछले 2 साल से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइन जारी करी, जिसमें इन्होंने बताया कि हर एक बैंक को ये एश्योर करना मैंडेटरी है कि अगर उनके सीईओ का टर्म खत्म होने वाला हो, तो उसके 6 महीने पहले ही वो अपना नया सीईओ नियुक्त कर दें। तो उसी आधार पर जैसे कि अभी कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ उदय कोटक हैं, तो अब अगले सीईओ कौन होंगे? क्योंकि इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। तो अगले सीईओ के लिए अपॉइंट कर दिया गया है अशोक वासवानी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल के ही दिन अपॉइंट किए गए हैं। और बाकी मैंने कोटक महिंद्रा के बारे में आपको बता ही दिया है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। ये कौन है जिनको एचपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? एचपी कंपनी को आप लोग जानते ही होंगे, लैपटॉप के लिए बेसिकली ये कंपनी जानी जाती है। और एचपी का फुल फॉर्म पता है क्या है? इसको बोलते हैं ह्यूलेट पैकर्ड। क्या बोलते हैं? ह्यूलेट पैकर्ड। ओके। और ये जो कंपनी है ये स्थापित करी गई थी 1998 में।
अब ये जो एचपी की नई एमडी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, इनका नाम है इप्सिता दास गुप्ता। भारतीय मूल की इप्सिता दास गुप्ता अब संभालेंगी एचपी की कमान। और इससे पहले इप्सिता एप्पल में काम करती थी, तो अब ये एप्पल से स्विच करके अभी हाल फिलहाल में ही इस कंपनी में आई थी। ये केवल एचपी का भारत का मॉडल ही नहीं देखेंगी, ये एचपी इंडिया को तो ऑब्जर्व करेंगी ही करेंगी, साथ में एचपी बांग्लादेश को भी ऑब्जर्व करेंगी और एचपी श्रीलंका को भी ऑब्जर्व करेंगी। तो अपने आप में जो इनको जिम्मेदारी दी गई है, ये बहुत बड़ी है। एक तरीके से एचपी का जितना भी बिजनेस है, वो ये 3 देशों का एक साथ देखेंगी। एचपी का कोर बिजनेस जो प्रॉफिट एंड लॉस विंग्स का है, ये ओवरऑल उस सब को ऑब्जर्व करेंगी। ये कौन से हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट और कंपोजर हैं जिनको अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर के द्वारा दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं पंडित अजय चक्रवर्ती। ये सम्मानित किए गए हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सीवी आनंद बोस। ये इस टाइम पे गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, नाम इनका ध्यान रखिएगा। अजय चक्रवर्ती जो हैं, काफ़ी बड़ा इनका कार्यकाल है, एक तरीके से करियर इनका बहुत बड़ा है एज़ अ क्लासिकल वोकलिस्ट। साल 1990 में सबसे पहले इन्हें नेशनल फ़िल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2001 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया गया और अभी हाल-फिलहाल में साल 2020 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया और इनका जन्म कोलकाता में ही हुआ है। तो काफ़ी प्रतिष्ठित पर्सनैलिटी हैं और अब ये सम्मानित किए गए हैं दुर्गा भारत सम्मान से। ये कौन सा देश है जो कि फॉर्मूला ई प्रिक्स 2024 को होस्ट करने जा रहे हैं? देखिए, एक होता है फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स। जो ग्रैंड प्रिक्स होती है उसमें जाहिर सी बात है, नॉर्मल आप देखते हो ना, गाड़ियों की रेस होती है, कारों की रेस होती है। अब ये कौन सी कारों की रेस है जिसका नाम है ई प्रिक्स? यहाँ पर ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? तो मतलब इस बार जो फॉर्मूला वन की रेस होने जा रही है 2024 में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कार की रेस होने जा रही है। तो इस बार ये होगी भारत में। भारत में कहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद में इस बार आयोजित करी जाएगी। कब से कब तक? तो इसकी शुरुआत हो जाएगी 10 फरवरी से, ये आयोजित किया जाएगा। और पिछली बार का जो एडिशन था 2023 का, ये यूके में लंदन में आयोजित किया गया था फॉर्मूला ई प्रिक्स का। और ब्रिटेन में इस टाइम पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है? ये है ऋषि सुनक। ध्यान रखिएगा, काफी न्यूज में रहते हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी। ध्यान रखिएगा, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ब्राजील। यूएनडब्ल्यूटीओ, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा 2023 का बेस्ट टूरिज्म अवार्ड कौन से गांव को दिया गया है? मतलब हिंदी में बोले तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार कौन से गांव को दिया गया है? इस गांव का नाम है दुर्दो। क्या नाम है? दुर्दो गांव। और ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। आप इस गांव का ड्रोन व्यू देख सकते हो। मतलब इस गांव के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सारी चीजें सोलर पैनल से चल रही हैं। इसके बाद इस गांव को आप देख सकते हो किस तरीके से डेकोर किया है यहाँ के गांव वालों ने। तो ये अपने आप में गुजरात के अंदर ऐसा गांव है जो कि सबसे ज्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की आमदनी भी पहले से काफी अच्छी हुई है। इस बार यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टोटल 54 गांवों की लिस्ट बनाई गई थी। तो 54 विलेजेस में से गुजरात का दौड़दो गांव नंबर 1 पे रहा। और डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में करी गई है? 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड। मैड्रिड किसकी कैपिटल है? ये स्पेन की मैड्रिड, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है जुराब पोलो लिखासविली। पोलो लिखासविली। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कौन से दिन मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस। यह दिवस हर वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति को डेटा ऑथेंटिसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। मतलब कोई डेटा है, तो वो जितना ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो ये एक हर व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आज की डेट में चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका फैशन सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, ईच एंड एवरी सेक्टर, डेटा इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। अब मेरा आज का सवाल आपसे प्योर स्टैटिक जीके से।
आप में से कितने लोग बता सकते हैं पैका फ़ोक डांस जो है, ये कौन से राज्य में परफ़ॉर्म किया जाता है? उड़ीसा, कर्नाटक, सिक्किम या त्रिपुरा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और आज दूसरा दिन है ऑफ़र का। एग्ज़ाम इंजन एप्लीकेशन पे दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी और दशहरा तीनों दिन के लिए ऑफ़र आया हुआ है, जहाँ पर आप एग्ज़ाम इंजन एप्लीकेशन में कोई भी बैच अवेल कर सकते हो। हर एक बैच में 40% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आज आप इसे अवेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम इंजन में 2024 के किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आप मेरा फाउंडेशन लाइव बैच अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको सीधे-सीधे 40% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस इन सब के भी रिकॉर्डेड बैचेज़ अवेलेबल हैं। मैगज़ीन्स की बात करें तो स्टैटिक जीके मैगज़ीन, कंप्यूटर मैगज़ीन, करंट अफेयर 2023 की प्रिंटेबल, कंप्लीट मैगज़ीन ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो अगले महीने लगा हुआ है, उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैचेज़ अवेलेबल हैं आपके पास। जीएस, जीके और कंप्यूटर का भी आप ले सकते हैं और अगर आप पूरा लेना चाहें बैच, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।